दोस्तों, जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ नेगोशिएशन की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं, तो उस वक्त हमारे सामने एक कंसेप्ट आता है, एंडोर्समेंट। इसी कंसेप्ट के ऊपर आज आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। अब हमारी जो YouTube पर ऑलरेडी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। लेक्चर की हेडिंग पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी, वहां पे पूरी प्लेलिस्ट दी है। अब उसी प्लेलिस्ट के अंदर आने वाले 4 जो लेक्चर हैं वो एंडोर्समेंट कंसेप्ट पर ही हैं। लेक्चर नंबर 1 जो कि आज के सेशन में हम ले रहे हैं, इसमें हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट, मीनिंग ऑफ एंडोर्सर एंड एंडोर्सी एंड नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट्स। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 जो इसी कंसेप्ट पे आएगा, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट को हम डीपली सीखेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ उनके नेम्स के बारे में हम जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उनके ऊपर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, उनके कंसेप्ट्स एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा। अच्छा, अब ये इंडोर्समेंट है कि एंडोर्समेंट है? आप मार्केट में किसी भी टेक्स्ट बुक को उठाओगे, 190% मोर देन 90% बुक ने जो वर्ड यूज किया है, जो टर्मिनोलॉजी यूज की है, वो एंडोर्समेंट यूज की है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट को पढ़ना शुरू करोगे तो वहां इंडोर्समेंट है। तो इन दोनों का क्या एक ही वर्ड है या इनमें कोई डिफरेंस है? तो लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा इंडोर्समेंट क्या है और एंडोर्समेंट क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, लेक्चर नंबर 3 में। तो दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 में मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 3 सेक्शंस की कंबाइंड स्टडी करूंगा, सेक्शन 50, 51 एंड सेक्शन रीड विद सेक्शन 15। तो तीनों सेक्शंस की नॉलेज के बाद आपको एंडोर्समेंट के मैक्सिमम कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल किसी भी सिचुएशन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में आप नहीं फंसोगे। और अगर आप चाहते हो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे आपकी जबरदस्त पकड़ बन जाए, ग्रिप बन जाए, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सबसे पहले हम लेक्चर को शुरू करने से पहले इंडोर्समेंट का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग सीखेंगे और फिर उसका लीगल मीनिंग हम सीखेंगे। आइए बात को शुरू करते हैं, कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जब आप डिक्शनरी में इसका मीनिंग फाइंड करेंगे, जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, उसके फेस पर या उसकी बैक पर, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपके पास चेक का एक फॉर्मेट लेकर आया हूं, आप चेक की फ्रंट साइड पर अपने साइन कर दीजिए या बैक साइड पर साइन कर दीजिए, तो इसको कहते हैं एंडोर्स करना। ठीक है, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट पर की फ्रंट साइड पर, बैक साइड पर कुछ लिखते हैं, लिखने का मकसद कुछ किसी फैक्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं, किसी वैल्यू को ट्रांसफर करने के लिए आप साइन कर रहे हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तो है इसका लिटरल मीनिंग। बट सेक्शन 15 कैसे कहता है इसे, सेक्शन 15 कैसे एक्सप्लेन करता है, आइए इसको सीखते हैं। व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब ये जलेबी जैसी लैंग्वेज है, इसको मैं सीधा कर दूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन की तरह सीधा कर दूंगा, आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के मैसेज थे, सर ये सेक्शन 15 की लैंग्वेज क्लियर नहीं होती, हमारे रिस्पेक्टिव टीचर्स ने इस लैंग्वेज को बाईपास कर दिया, किसी भी बुक में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि सेक्शन 15 पर कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। When the maker or holder of a negotiable instrument signs the same, otherwise than such as such maker, for the purpose of negotiation, है ना। आओ ध्यान से इस लैंग्वेज को हम समझेंगे, एक एक इसकी पेज को सीखेंगे, थोड़ा पेज के साथ आपको सुनना पड़ेगा। बात हो रही है यहाँ पे मेकर की या होल्डर की। सेक्शन 15 की लैंग्वेज को आपने ध्यान से सीखना है। सेक्शन 15 को मैं एक डायग्राम के थ्रू इजी करके आपको बताऊंगा। बात हो रही है मेकर की या होल्डर की। अब ये मेकर या होल्डर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को साइन करते हैं, अपने सिग्नेचर उस पे
पुट करते हैं उसके फ्रंट साइड पर या बैक साइड पर, साइंस द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर यहां से हम दो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, मैं मेकर हूं या मैं होल्डर हूं, आई एम साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट इन द कैपेसिटी ऑफ मेकर, इन द कैपेसिटी ऑफ मेकर, या इन अदर कैपेसिटी, इन अदर कैपेसिटी। यहां पे इन अदर कैपेसिटी में अगर मैं उस इंस्ट्रूमेंट पर साइन कर रहा हूं तो इसको लॉ की लैंग्वेज में इंडोर्समेंट हम कहते हैं। तो फिर इस सिचुएशन में क्या आप कहते हो? इस सिचुएशन में कहते हैं कि आई एम ड्रॉइंग द इंस्ट्रूमेंट, आई एम द ड्रॉअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला, इंस्ट्रूमेंट लिखने वाला और लिखने वाला, और इस कैपेसिटी में हम उसे बोलेंगे एंडोर्सर, यानी जिसने एंडोर्सर की कैपेसिटी पे उसको साइन किए इन अनदर कैपेसिटी, इसका मतलब है इंडोर्सर, इन द कैपेसिटी ऑफ इंडोर्सर। अब वहां पे इंडोर्सर वर्ड यूज नहीं किया, इसीलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सेक्शन 15 की लैंग्वेज को समझने में। आइए सेक्शन 15 की लैंग्वेज पे दोबारा से चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहले एक एग्जाम्पल सुन लीजिए। ठीक है, ए ने बी को एक चेक दिया है, मिस्टर ए गिव्स अ चेक टू मिस्टर बी, तो ये क्या करेगा, उस पे चेक पर साइन करेगा। अब मिस्टर बी ने मुझे पेमेंट करनी थी, तो मिस्टर बी ने उस चेक को मेरी कैपेसिटी, उस चेक को मेरे को नेगोशिएट कर दिया। इस पे लिखा था चेक पे बी, मान लो सर्टेन वैल्यू लिखी थी इसके ऊपर, और इस वैल्यू को ए ने बी को दिया, बी ने मुझे नेगोशिएट कर दिया, मुझे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और जब बी ने ऐसा किया तो बी इसके ऊपर साइन करेगा इन द कैपेसिटी ऑफ इंडोर्सर। तो अब इस इंस्ट्रूमेंट पर दो लोगों के साइन है, जो ए ने साइन किए इसके ऊपर वो थी कैपेसिटी ऑफ ड्रॉअर, ए इज द ड्रॉअर ऑफ द चेक, और बी जो है वो इंडोर्सर की कैपेसिटी, बी इज साइनिंग इन द कैपेसिटी ऑफ इंडोर्सर। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो मेकर और होल्डर, जब किसी इंस्ट्रूमेंट पर साइन किया जाएगा, ठीक है, मेकर की कैपेसिटी में नहीं, अदर कैपेसिटी में। मेकर मतलब ड्रॉअर, ड्रॉअर की कैपेसिटी में अगर मैं साइन कर रहा हूं तो फिर तो मैं ड्रॉअर हो गया, तो ड्राइंग कर रहा हूं यानी लिख रहा हूं। अगर मैं उसको अदर कैपेसिटी में साइन कर रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन, अब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, देखो इस पे नाम लिखा है बी का, बी का नाम लिखा है तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। अब बी को अगर इसको मुझे देना है, मेरे को वैल्यू ट्रांसफर करनी है, तो दो काम करने पड़ेंगे, एक इंडोर्समेंट करनी पड़ेगी, दूसरा डिलीवरी करनी पड़ेगी। यानी इस पे पहले बी ने इसको साइन करने पड़ेंगे और फिर उस इंस्ट्रूमेंट को मुझे देना पड़ेगा। यानी इस पे लिखना पड़ेगा, ये लिखेगा इसकी बैक पे या फ्रंट पे, पे टू एल के सोनी, पे टू एल के सोनी, और उस पे साइन करेगा बी। जब बी ऐसे साइन करेगा तो इसको बोलेंगे एंडोर्समेंट। यानी नेगोशिएशन करने के लिए आप उस इंस्ट्रूमेंट के फेस पर या बैक पर अपने साइन करेंगे तो उसे कहेंगे एंडोर्समेंट, और साइन करने वाले को बोलेंगे इंडोर्सर, और जिसको साइन करके दिया है, डिलीवर किया है, वो कौन है, इंडोर्सी। यानी मैं कौन हुआ इस केस में, इंडोर्सी। ये लैंग्वेज को दोबारा पढ़ेंगे। When the maker or holder of a negotiable instrument signs the same otherwise than as such maker for the purpose of negotiation on the back or face thereof on a slip of paper annexed to thereto। यानी मान लीजिए बहुत सारी नेगोशिएशन हो गई है, फ्रंट साइड पे भी जगह नहीं है लिखने की और बैक साइड पर भी जगह लिखने की नहीं है, तो इसके साथ एक अलग से स्लिप अटैच करके भी उसके ऊपर नेगोशिएशन कर सकते हैं। Also signs for the same purpose
A stamped paper intended to be completed as a negotiable instrument, he is set to endorse the same and is called the endorser. यानी उसके साथ अलग से पेपर अटैच करके उसके साथ स्टैम्प ड्यूटी पे की गई है, ठीक है, on the back or face thereof or on a slip of paper next thereto or so signs for the same purpose. A stamped paper intended to be completed as a negotiable instrument, he is said to endorse the same and is called the endorser. तो इंडोर्सर और इंडोर्सी की एक बारी हम देखेंगे इसका लीगल मीनिंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडोर्सर एंड इंडोर्सी? एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है. इंडोर्समेंट बेसिकली प्रोवाइड्स अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी to the other individual or the legal entity. The person who makes the endorsement is called the endorser. The person to whom the endorsement is called endorsed is known as endorsee. तो उसका मीनिंग आप लेक्चर को पॉज करके नोट कर लीजिएगा तो आपके काम आएगा एग्जाम में, अगर 2 नंबर का 1 नंबर का या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पे बनता है. अब बात आती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट होती है. इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, इंडोर्समेंट इन फुल, कंडीशनल इंडोर्समेंट, डिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट एंड इंडोर्समेंट एंड रिकॉर्ड्स. सभी टाइप्स को, सभी काइंड्स को मैं इलुस्ट्रेट करके बढ़िया से आपको समझाऊंगा. और अभी आपको कोई डाउट है तो अगर आपको कोई चीज़ इस वीडियो में समझ में नहीं आई है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और हमारे डेली अपडेट्स से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लीगल अपडेट से. और दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चेक्स के केसेस, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप चेक्स के केसेस डील कर सकते हैं तो आप लाखों करोड़ों रुपया लीगल प्रैक्टिस से कमा सकते हैं. तो कंप्लीट जजमेंट की लिस्ट मैं दे रहा हूँ आने वाले सेशंस के अंदर, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स के अंदर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा. आपके एक शेयर से आपकी कोई कीमत नहीं लगेगी लेकिन हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग. लव यू ऑल.